हेलो दोस्तों। देखो, आज का जो टॉपिक है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस। अब यार इतनी सारी इकोनॉमिक्स की वीडियोस बना दी, बट ये वीडियो क्यों बनानी पड़ रही है? हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बनाई मैंने ये वीडियो, और अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बनानी पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है बेटा, क्योंकि बच्चों को जब इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाए तो एक डेफिनेशन याद होती है ना, और एक आध चीज और पता होती है, उससे ज्यादा कुछ पता ही नहीं होता। तो ये जो दिक्कत सामने देखने को जब मिली मेरे को टेस्ट में, तो फिर मैं समझ गया कि बच्चे को क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस देना पड़ेगा ताकि उनको माइक्रो और मैक्रो के बारे में थोड़ा अच्छे से कुछ और पॉइंट्स पता हो। शायद मैंने, जहां तक मुझे लग रहा है, 7-8 पॉइंट मैंने लिखे होंगे आपके लिए। ठीक है, तो जिसमें से एटलीस्ट कम से कम ये मैं मान के चलता हूँ कि 5 से 6 पॉइंट यानी आपको याद होंगे, याद कर लोगे। क्लियर हो गया? तो आज हम समझ जाएंगे अच्छे से कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कहां तक हम पढ़ सकते हैं। वैसे तो और भी पॉइंट बन सकते थे, बट इतना समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन। डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी ये इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। यहां भी सेम लिखा हुआ है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी ये दोनों इकोनॉमिक्स की शाखाएं हैं, ब्रांच है। ये समझ में आ गया? तो इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज, यानी जहां जो स्टडी करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी छोटे लेवल पे ये प्रॉब्लम को स्टडी करता है। तो इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी छोटे लेवल पर प्रॉब्लम की स्टडी करता है। जबकि लिखा हुआ है इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यहां पर सेम है, एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, यानी पूरे इकोनॉमी की बात करेगा कि ये बड़ा लेवल है ना। तो ये पूरे इकोनॉमी की बात करेगा, ये सिर्फ इंडिविजुअल यानी छोटे लेवल की बात करेगा। जैसे अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर बोलूंगा यही आएगा, अ प्रोड्यूसर बोलूंगा यही आएगा। तो क्या अगर मैं अ कंज्यूमर अ प्रोड्यूसर बोल रहा हूँ या फर्म बोल रहा हूँ, तो क्या एक से ज्यादा नहीं हो सकते? बेटा एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर मैं 10 बोलता हूँ तो भी यही आएंगे, 50 बोलता हूँ तो भी यही आएंगे, 100 बोलूंगा तो भी यही आएंगे। तो फिर फर्क कैसे पता चल रहा है? बेटा जब तक मैं पूरे इकोनॉमी के यानी बहुत बड़े लेवल पे बात ना कर दूं, तब तक ये यहीं पे रहेगा। तो अ कंज्यूमर बोलूं या कंज्यूमर्स बोल लूं, वो यहीं पे आने वाला है। ठीक है ना। डिमांड आपने पढ़ा ही होगा, माइक्रो के अंदर डिमांड आप पढ़ चुके हो, सप्लाई आप पढ़ चुके हो, यहीं पढ़ा जाता है। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति की औसतन आय क्या होगी, तो ये भी छोटे लेवल पे पढ़ा जाता है। तो ये भी आपका काम में देखने को मिलेगा माइक्रो के अंदर। एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री, तो एक इंडस्ट्री जैसे मान लो बोल रहा हो, तो वो भी कहां आएगा आपका? माइक्रो के अंदर। क्लियर है? इंडस्ट्री तो पता होगा ना। अगर आप एक गोला बनाता हूं मैं, ये आपकी इंडस्ट्री है। क्या है? इंडस्ट्री। ये आपकी इंडस्ट्री है। और इंडस्ट्री जो होती है छोटी छोटी, ये छोटे छोटे मान लो आपके क्या है? फर्म्स। तो छोटी छोटे फर्म्स को मिला करके, ये फर्म्स है इतनी सारी, बहुत सारी फर्म्स को मिला करके एक इंडस्ट्री बनती है। तो इंडस्ट्री थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, मगर अभी भी मैंने एक लिखा है, एन इंडस्ट्री लिखा है, तो ये इकोनॉमी के लेवल पे नहीं जाएगा, इसलिए यहीं पढ़ा जाएगा। क्लियर हो गया? तो इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज, ये इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो स्टडी कर रही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पे, यानी एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, लाइक अ कंज्यूमर, प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर्स, डिमांड, सप्लाई, पर कैपिटा इनकम एंड इंडस्ट्री एक्सेट्रा। आज इस डिफरेंस को अच्छे से समझ लो मेरे साथ, मैं सच बता रहा हूं, आपसे बढ़िया फिर इसको कोई एक्सप्लेन कर भी नहीं पाएगा इतनी आसानी से। ठीक है ना? आप बहुत अच्छे से इसको देख सकते हो और कर भी सकते हो, बता सकते हो आगे। यहां पे अगर हम देखें, मैंने कहा इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ, क्या लिखा हुआ है? एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज द होल, यानी यहाँ पे पूरे इकोनॉमी की बात कर रहा है। तो एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, लाइक लिखा हुआ है एग्रीगेट डिमांड। अब यहाँ पे वर्ड जो लगा हुआ है एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे डिमांड था, यहाँ पे एग्रीगेट है। एग्रीगेट मतलब टोटल होता है। क्या होता है? टोटल। तो टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई। तो यहाँ पे आपने सिर्फ डिमांड सप्लाई पढ़ा, यहाँ आप एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई नहीं, एडी और एएस पढ़ते हो। इन टोटल आ गया इकोनॉमी के लेवल पे। डोमेस्टिक इनकम, इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो पानी वाला कॉन्सेप्ट है, वो अभी आपको समझा नहीं रहा है ना, नॉटिकल वाला कॉन्सेप्ट। तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि बाउंड्री के अंदर जो भी आप कमाते हो देश की टेरिटरी के अंदर, वो डोमेस्टिक इनकम है। तो भाई पूरे इकोनॉमी के लेवल पे बड़ी बात है। देश के अंदर प्लस देश के बाहर,
बाहर से भी तो कमाते हो, तो दोनों ले लेते हो तो नेशनल अकाउंट से थोड़ा और बड़ा लेवल आ जाता है, तो दोनों ही बड़े लेवल माने जाते हैं और दोनों आपके कहां मिलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट हो या अनएम्प्लॉयमेंट हो, ये वाली बातें भी यहीं पे ही होती है बेटा, ठीक है। अब जैसे मान लो, मैं एग्जांपल कई बार दे भी चुका हूं कि कभी आपने ये नहीं सुना होगा, सपोज करो आपका नाम सोहन है, तो आपने ये कभी नहीं सुना कि ध्यान से सुनिए, ठीक है, मान लो कोई न्यूज चैनल वाला आपसे बोल रहा है, मतलब जनता को न्यूज सुना रहा है, ध्यान से गौर से देखिए, दिल्ली में एक इलाका है नॉर्थ ईस्ट का, उस इलाके में भजनपुरा नाम की जगह, उससे थोड़ा अंदर जाओगे तो दयालपुर वाला जगह आ जाता है, और वहां पर गली नंबर 20 में मकान नंबर 12 में एक बंदा है, एक लड़का है जिसका नाम सोहन है। देखो वो छत की टंकी पे बैठा हुआ है, वो वहां पे बैठा हुआ, देखो वो लड़का दिख रहा है छत की टंकी पे, वो बेरोजगार बैठा हुआ है। यार ऐसी तो बेरोजगारी की न्यूज आज तक नहीं सुनी। यानी एक को पकड़ पकड़ के कि देखो वो वहां बैठा हुआ, देखो उसको ध्यान से देखिए, ठीक है, ये बंदा बेरोजगार है, किसी बंदे को पकड़ के बेरोजगारी का डेटा नहीं मिलता। ये आपको मिलेगा कि भारत में औसतन इतने नहीं, एवरेज के हिसाब से देखें तो अप्रोक्सीमेट बेसिस पे इतने लोग क्या बेरोजगार है। तो ये कुछ इस तरह से आता है, बड़े लेवल पे डेटा आता है, किसी एक को पकड़ करके डेटा नहीं आता इसका, तो ये बड़े लेवल पे होते हैं, ठीक है। बहुत बच्चे सोचते हैं एम्प्लॉयमेंट यहाँ लिख दिया तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ, ऐसा नहीं है, दोनों यही है। इन्फ्लेशन, गुड्स एंड सर्विस के प्राइस का बढ़ना, और डिफ्लेशन उनके प्राइस का घटना। अब यार अगर मान लो गैस सिलेंडर है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि मोदी जी कॉल कर रहे हैं कि सोहन तेरे लिए जो सिलेंडर है वो अब 853 रुपए का नहीं रहेगा, तेरे लिए जो सिलेंडर हो जाएगा वो होगा अब कम से कम 8,000 रुपए का। ऐसा हो सकता है कि एक बंदे के लिए 8,000 का कर दे, बाकी देश के लिए क्या कर दे 853 रहने दे, ऐसा हो सकता है? नहीं। यानी इसका मतलब ये जो अगर इन्फ्लेशन आएगा तो सबके लिए आएगा, डिफ्लेशन आएगा सबके, गुड्स एंड सर्विस का प्राइस बढ़ेगा तो सबके लिए बढ़ेंगे, घटेंगे तो सबके लिए घटेंगे। इसका मतलब सारे बड़े लेवल पर पड़े जाते हैं। ये मैं देखो डेफिनेशन में ज्यादा टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, समझ में आ गया, तो पता होना चाहिए। तो ये वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जहां पे स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कंज्यूमर्स हो गया, कंज्यूमर हो गया, या प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर की जगह प्रोड्यूसर्स कर सकते हो, ठीक है ना। डिमांड सप्लाई हो गया, ठीक है ना, जैसे फर्म है प्रोड्यूसर लिख लो, या हटा दो फर्म्स प्रोड्यूसर्स कर दो, कि एक से ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है, ऐसे दिक्कत नहीं। डिमांड सप्लाई पर कैपिटा इनकम एंड इंडस्ट्री सब यहाँ आएगा, जब तक कि वो पूरे इकोनॉमी के लेवल पे नहीं हो जाते तब तक वही है। यहाँ पे आप प्रॉब्लम की स्टडी कर रहे हो एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पे आपका एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन आया। आल्सो नोन एज, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस। क्या बोलते हैं बेटा? थ्योरी ऑफ प्राइस बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेटा थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो पहले वाले को थ्योरी ऑफ प्राइस बोला, दूसरे वाले को हमने क्या बोला? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नंबर 3, सेंट्रल इशू। सेंट्रल इशू की अगर हम बात करें तो इट इज बेसिकली कंसर्न विद, ये जुड़ा हुआ किससे है कि आपको डिटरमाइन करना है ऑफ आउटपुट। आउटपुट को डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है, आउटपुट के, एंड प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म और एन इंडस्ट्री। तो किसी आउटपुट के, ठीक है, डिटर्मिनेशन की बात कर रहा है, तो ये इट इज बेसिकली कंसर्न विद, ये किससे जुड़ा हुआ है? डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट, आउटपुट को डिटरमाइन करना, एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म, यानी किसी एक इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल इंडस्ट्री के लिए क्या नाम है, ये चीजें प्राइस देखना, आउटपुट देखना, ये सब यहाँ आता है। इंडिविजुअल है, छोटा लेवल है। इट इज बेसिकली कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ, अब यहाँ पे भी डिटरमाइन कर रहे हैं, बट यहाँ पे तो आउटपुट था ना, यहाँ पे एग्रीगेट आउटपुट है, नहीं टोटल आउटपुट जो इकोनॉमी के लेवल पे, तो उसको देखना। और यहाँ पे सिर्फ प्राइस था, यहाँ पे जनरल प्राइस है। जनरल प्राइस लेवल मतलब जो सबके लिए हो इन द इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पे पूरे की तरह देखा जाता है, यहाँ इंडिविजुअल लेवल में देखा जाता है। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे है, ये इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। यहाँ प्राइस है, यहाँ जनरल प्राइस लेवल है, यहाँ आउटपुट है, यहाँ एग्रीगेट आउटपुट है। समझ में आ रही है ना बात? उसके बाद लेवल ऑफ एनालिसिस, तो यहाँ पे माइक्रो लेवल की एनालिसिस होती है, छोटे लेवल पे विश्लेषण होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो एनालिसिस होगा वो मैक्रो लेवल की होगी, बड़े लेवल की होगी। क्लियर हो गया? अप्रोच, ये यूज करता है बॉटम अप अप्रोच, जबकि ये वाला यूज करता है टॉप डाउन अप्रोच। बेटा ध्यान से समझना, ये दोनों पॉइंट, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, ठीक है ना। इसने बोला कि ये जो अप्रोच यूज कर रहा है ये बॉटम अप कर रहा है। बॉटम अप में क्या हो गया? स्टार्ट करेगा ये इंडिविजुअल लेवल से, यानी बिल्कुल नीचे इंडिविजुअल से करेगा, बिल्कुल नीचे नीचे लेवल से करेगा स्टार्ट, एंड मूविंग टू द, फिर ये धीरे धीरे कहां की तरफ मूव करेगा? बड़े की तरफ। पहले एक पे काम करेगा, फिर 2 पे, फिर ऐसा ऐसा करके बताए। तो
ये इसको बॉटम अप कहते हैं, नीचे से ऊपर है ना, बॉटम अप अप्रोच। इसमें क्या होता है, आप इंडिविजुअल से स्टार्ट करते हो और फिर मूव करते हो होल इकोनॉमी की ओर। बट ये टॉप डाउन अप्रोच है, ऊपर से नीचे है। ये नीचे से ऊपर था। ये इसमें क्या बोल रहा है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम द इकोनॉमी, ये इकोनॉमी के बड़े लेवल पे बात करेगा और उसके बाद देन एनालाइज करेगा इट्स पार्ट, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को बाद में एनालाइज करेगा। तो पहले बड़े लेवल पे, फिर उसके छोटे छोटे पार्ट्स की ओर जाएगा, यानी इस तरह से जाएगा। और ये वाला जो है ना, ये ऐसे जा रहा है ऊपर की ओर। क्लियर हो गया। प्राइमरी टूल, तो इसमें डिमांड सप्लाई को यहाँ पे प्राइमरी टूल माना गया, जबकि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को क्या माना गया, प्राइमरी टूल, एडी और एएस। ठीक है, मैं पहले वाले को नहीं समझा रहा, बहुत समझा दिया उसे। यहां से देखना बस कि इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे सेंट्रल इश्यू जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि कैसे डिटरमाइन करोगे आप आउटपुट को, प्राइस को, किसी इंडिविजुअल फर्म या इंडस्ट्री। यहाँ पे यार ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि आप डिटरमाइन कैसे करोगे एग्रीगेट आउटपुट को, टोटल आउटपुट को और जनरल प्राइस लेवल को, किस पे, इकोनॉमी एज अ होल, यानी बड़े लेवल पे। ये माइक्रो लेवल की एनालिसिस है, मैक्रो लेवल की एनालिसिस है। सुन लिया करो, सुन लोगे तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखो। अप्रोच, ये बॉटम अप अप्रोच की बात कर रहा है, स्टार्ट करेगा इंडिविजुअल से, फिर ये देन आगे बढ़ेगा होल इकोनॉमी की ओर। ये टॉप डाउन अप्रोच को यूज कर रहा है, स्टार्ट करेगा इकोनॉमी से और देन उसका एनालाइज करेगा इट्स पार्ट्स। आगे इसके बाद डिमांड एंड सप्लाई जो है, ये इसका प्राइमरी टूल माना गया है। ठीक है, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को यहाँ पे टूल माना गया, प्राइमरी। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है। कौन सा इक्विलिब्रियम, यानी कौन से संतुलन की अवस्था यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है वो पार्शियल होता है बेटा। क्या होता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम यहाँ पे देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पे जो देखने को मिलता है इक्विलिब्रियम, वो कौन सा होता है, जनरल होता है। क्या होता है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो हो रहा है, संतुलन की अवस्था जो मिलेगी, वो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होगा, यहाँ पे जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए, मैंने टाइम लगाया है इसमें, आपको समझ में आ गया होगा जहां तक है। फटाफट से नोट डाउन कर लो। मिलेंगे फिर एक नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद।